वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। आज हम कवर करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस और वी कैन से इन एनिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से सिस्टम्स हमने इसमें कवर करने हैं। तो जैसे आपको ये स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पहले तो हम इसी को कवर करेंगे, देखेंगे कि इसमें हमने कौन कौन से पार्ट्स को क्या क्या बोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कंट्रोल क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कंट्रोल का मतलब होता है अगर कोई काम हो रहा है तो उसको या तो कम करना या उसको ज़्यादा कर देना, मतलब उसको इंक्रीज कर देना, या फिर उसको एक लिमिटेड अमाउंट में करवाना। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, हम किसी काम को रेगुलेट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी काम को रेगुलेट कर रहे हो, उसको कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, उसको एक लिमिटेड अमाउंट में करवा रहे हो, तो वो क्या है, उसके ऊपर, उस काम के ऊपर आपका क्या है, कंट्रोल है। तो अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब आप लोग मिलकर के काम करते हो, दो चार फ्रेंड्स अगर आप मिलकर के काम करोगे तो उसको क्या बोलेंगे हम कि आप एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम कर रहे हो, है ना। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि आप कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हो। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, हमारी जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उन सभी को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। अब उसी रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं। और इस कंट्रोल को करता कौन है, इस कंट्रोल को करता है हमारा नर्वस सिस्टम। फिर जो कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम के साथ कौन कोऑर्डिनेट करता है, हमारी बॉडी के बाकी बचे सारे ऑर्गन्स। वो सारे ऑर्गन्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर के काम करते हैं। मतलब जो नर्वस सिस्टम ने उसको सिग्नल दिए हैं, उन सारे सिग्नल्स को रिसीव करते हुए हमारी बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंट्रोल कौन करता है और कोऑर्डिनेशन कैसे हमारे ऑर्गन्स करते हैं। तो कंट्रोल का क्या मतलब पढ़ा हमने कि हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन की, हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन की, कि हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं हम उनको रेगुलेट कर रहे हैं, या तो हम उनको बढ़ा रहे हैं, या हम उनको कम कर रहे हैं, या उनको लिमिटेड अमाउंट में करवा रहे हैं। तो ये क्या है, रेगुलेशन। अब जो रेगुलेशन है वो हम किसकी करते हैं, वो हम अपने जो बॉडी के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं उनकी करते हैं। अब वो एक्टिविटीज कौन परफॉर्म कर रहा था, वो एक्टिविटीज हमारी बॉडी के वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे थे। अब वो कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, अब कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि जब डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स मिलकर के एक ही पर्टिकुलर या एक ही स्पेसिफिक या कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। जब हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन क्या है, functioning of different or various kind of organs, different organs to perform common function, to perform common function। जब common function perform करने के लिए organs मिलकर के काम करेंगे, फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन, जब मिलकर के, जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर के काम करेंगे एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। अब इन ऑर्गन्स को कंट्रोल कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। तो रेगुलेशन कौन करता है भाई, नर्वस सिस्टम। अभी के लिए आप इतना ही याद करो, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये नर्वस सिस्टम आखिर कैसे बनता है। हमारी बॉडी में सिर्फ नर्वस सिस्टम ये नहीं करवाता, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के साथ एक और सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं हार्मोनल सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम भी है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारी बॉडी में दो सिस्टम्स हैं जो क्या करवाते हैं, हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। अगर बात करें प्लांट्स की तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल सिस्टम था, जिसमें हार्मोन्स मतलब केमिकल्स क्या करवा रहे थे,
प्लांट्स की ग्रोथ या फिर और मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, हमारे पास नॉट ओनली केमिकल सिस्टम मतलब हार्मोनल या फिर एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके साथ ही हमारे पास नर्वस सिस्टम भी है। तो चलिए इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे पास है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम में आपने क्या क्या पढ़ना है, आपने ब्रेन के बारे में पढ़ना है, आपने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है, लिटिल बिट स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है, फिर आपने पढ़ना है इसके बाद इसमें नर्व्स के बारे में थोड़ा सा। अब यही जो चीज़ें हैं ये मिलकर के आपका नर्वस सिस्टम बनाती हैं। अब इसके अंदर भी क्या होता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो आपकी नर्व्स हैं जो आपके क्रैनियम से अराइज होकर के आपकी बॉडी में फैलती हैं या आपके स्पाइनल से अराइज होकर के आपकी पूरी बॉडी में फैलती हैं, उन्हीं नर्व्स को हम क्या बोलते हैं, आपका जो नर्व्स का एक सिस्टम बनेगा ना उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे PNS। उसको हम क्या बोलेंगे, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ऐसे हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है उसको हम दो तरीके से बोलेंगे कि एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, फिर हमारे पास है दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं। तो जो भी नर्व्स आपकी बॉडी में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगी या बॉडी में से सिग्नल को लेकर के पूरे ब्रेन तक भेजेंगी, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे भाई, उन्हीं को हम बोलेंगे PNS। क्या वो क्या बना रही है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो चलिए अब पहले शुरुआत करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, देखते हैं कि इसके अंदर ब्रेन कैसा दिखाई देता है, कौन से इसके पार्ट्स हैं, देखते हैं कैसा आपका स्पाइनल कॉर्ड है, क्या ये फंक्शन परफॉर्म करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं यही हमने पढ़ने हैं किसके अंदर, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हमने पढ़ना है ये आपका ब्रेन और इसके साथ ये जो आपको एक वायर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, धागे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन के साथ ये आपका ब्रेन और ब्रेन के साथ ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, ब्रेन, और ब्रेन के साथ ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों ही मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब अगर बात करें इस पिक्चर की तो इसमें जो आपको ये लाइंस जैसे स्ट्रक्चर ऐसे मूव करते हुए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे कुछ दिखाई दे रहे हैं पूरा ऐसे, है ना। तो ये क्या है, ये है नर्व्स। ये क्या है, नर्व्स। जो कुछ नर्व्स जो है वो स्पाइन से अराइज हो रही हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं, और कुछ आपके क्रैनियम से अराइज हो रही हैं, और यही जो नर्व्स हैं मिलकर के क्या बना रही हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या बना रही हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों ही हमारे क्या बना रहे हैं बच्चों, ये दोनों ही बना रहे हैं हमारा नर्वस सिस्टम। ये क्या बना रहे हैं, नर्वस सिस्टम। इतना आपने याद रखना है कि नर्वस सिस्टम के अंदर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर आपने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है, और जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर आपने नर्व्स के बारे में पढ़ना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट करें। तो चलो अब शुरू करते हैं बच्चों हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पहले पार्ट के साथ जिसको हम बोल रहे हैं ब्रेन। तो ब्रेन ही है एक ऐसा पार्ट जो हमारी बॉडी के सारे काम जो हैं उनको देखता है, उनको रेगुलेट करता है। तो ये क्या है, हमारी बॉडी का एक कंट्रोल सेंटर है। तो अगर बात करें यहाँ पर ब्रेन की, तो ब्रेन के भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो उनको पढ़ेंगे, देखते हैं कि उनका क्या फंक्शन है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस ब्रेन की, तो जो ब्रेन है वो आपके अखरोट की तरह दिखाई देता है। अगर आप वॉलेट की बात करो, अगर आप उसको देखो तो उसके ऊपर आपको ऐसे कुछ फोल्ड से नजर आते हैं। सिमिलरली जो है वो ब्रेन के अंदर भी मौजूद होते हैं। जो फोल्ड्स ऊपर की तरफ अराइज होते हैं उनको हम बोलते हैं गायरस। उनको हम क्या बोलते हैं, गायरस। जो ये रेज्ड सरफेस है इसको हम बोलेंगे गायरस
जो ये बीच की तरफ ये सरफेस है, जो हमारी ऐसे बोल सकते हैं पिट्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? सल्कस। इसको हम क्या बोलेंगे? सल्कस। अब ये जो आपका ब्रेन है, इस पूरे ब्रेन के अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद रहती हैं। वैसे तो आपका ब्रेन जो है वो एक प्रॉपर बोनी स्ट्रक्चर जिसको हम क्रैनियम बोलते हैं उसके अंदर होता है। अब वो जो क्रैनियम है उसके नीचे भी, ब्रेन के ऊपर भी लेयर्स मौजूद होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन्स, जिनको क्या बोलेंगे? मेनिंजेस। क्या बोलेंगे? मेनिंजेस। तो इसके अराउंड क्या रहता है बच्चे? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। मीनिंग नहीं बोलना, मेनिंजेस। कैसे बोलेंगे? मेनिंजेस। ठीक है, मेनिंजेस क्या है? ये प्रोटेक्टिव कवर्स। ठीक है, आपने इतना ही याद रखना है, प्रोटेक्टिव कवर्स। ठीक है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब उसके बाद बच्चों, जो ये आपका ब्रेन है, अगर आप इसको ऊपर से देखो तो ये कैसा लगता है? जैसे अखरोट के अंदर ऐसे दो पीस होते हैं ना, ऊपर से ऐसे दो पीस। तो अब अगर आप उनको ऐसे साइड से देखते हो तो एक ही पीस नजर आता है, इधर से भी देखोगे तो भी एक ही पीस नजर आएगा। तो वैसे ही हमने क्या करा, इन पीसेस को ऐसे सेंटर में से काट करके ऐसे देख रहे हैं हम। जो ये फोटो है ना, ये आपका ऐसे ब्रेन को ऐसे अगर हटा देंगे एक इसके हेमिस्फीयर को, तो ये आपके पास पीछे वाला हेमिस्फीयर बचेगा। हमारे ब्रेन में दो हेमिस्फीयर होते हैं ना, अब जो ये इसका एक हेमिस्फीयर है, हम उसको देख रहे हैं। अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के अंदर सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। कि जो ब्रेन है बच्चों, इसके अंदर हमने 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। ब्रेन के हमने क्या पढ़ने हैं? 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बच्चों आगे वाला हिस्सा जिसको हम क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। जिसको हम क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन। पहले फोर ब्रेन है, और लास्ट में जो पीछे है, इधर इस तरफ पीछे की तरफ जो पार्ट है ब्रेन का, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन। अब इन दोनों के बीच में जो पोर्शन रहेगा, फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में जो बीच में पोर्शन रहेगा, उसको हम बोलेंगे मिड ब्रेन। मिडिल में है ना, तो उसको हम बोलेंगे मिड ब्रेन। क्या बोलेंगे उसको हम? मिड ब्रेन। इनके भाई फंक्शंस साथी के साथ अभी याद कर लो, अच्छे रहोगे, बाद में फिर नहीं याद रहेगा, खचपच हो जाएगा, इजीली याद करेंगे। देखो, फोर ब्रेन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। फोर ब्रेन जैसे आगे है, तो जैसे ही आपको पर्सन आगे से दिखता है तो आप उसकी पर्सनैलिटी जज करते हो। तो ऐसे ही याद कर लो कि फोर ब्रेन जो है वो क्या करता है? पर्सनैलिटी को कंट्रोल करता है। क्या करता है? पर्सनैलिटी को कंट्रोल करता है। पहले फोर ब्रेन जो है वो क्या करता है? वो पर्सनालिटी को कंट्रोल करता है। क्या करता है? पर्सनालिटी को कंट्रोल करता है। अब पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कि मैंने सुंदर सा कार्डिगन पहना है तो मैं बहुत पर्सनैलिटेड हूँ, या मैंने सुंदर सा कुर्ता पहना है तो मैं पर्सनैलिटेड हूँ, अच्छे से बाल बनाए हैं तो मैं पर्सनैलिटेड हूँ। ऐसा नहीं होता है। पर्सनैलिटी का मतलब है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने वर्ड स्मार्ट हो, आप कितनी जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, मुश्किलों को कैसे हल करते हो, प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करते हो, क्वेश्चंस को कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हो। अगर आप इन सभी चीज़ों में सक्षम हो तो आप क्या हो? पर्सनैलिटेड हो। ठीक है, तो आप क्या हो? पर्सनैलिटेड हो। तो पर्सनैलिटेड मतलब क्या है? कि आपको अच्छे से ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, और फिर ये आपको क्या करेगा? आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में हेल्प करेगा। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है,
एक तो स्पेलिंग्स में मेरी खुद की एरर रहती है। तो चलो इतना हमने याद कर लिया, इतना ही याद कर लो काफ़ी है। वैसे तो और भी काफ़ी फंक्शंस हैं, बस इतना याद करो। प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर लोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, दोस्तों में ये वाह वाह कि ये तो भाई बड़े काम का है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। आपकी पर्सनैलिटी क्या हो जाएगी, उनके सामने बड़ी बन जाएगी। तो फिर जो आपका फोर ब्रेन है वो आपकी पर्सनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे आप याद करोगे। तो उसके बाद अगर हम बात करें मिड ब्रेन की, ये क्या करता है, ये आपकी विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी ऑडिटरी सेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने क्या देखा है उसको सेंस करवाने में आपकी हेल्प करता है, आपने क्या सुना है उसको सेंस करवाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन जो है वो क्या करता है, आपकी विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेस या सेंसेशन में हेल्प करता है। इतना आपको याद हो गया है। अब हम पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, हाइंड ब्रेन के बारे में। अब यही जो हाइंड ब्रेन है बच्चों, क्योंकि ये पीछे की तरफ है तो जितने भी पार्ट ब्रेन के पीछे की तरफ होंगे ये उनके सारे के सारे काम होल्ड करेगा। ठीक है, तो वैसे तो हम उन सभी को अलग अलग से पढ़ेंगे, मगर उनका कलेक्टिव अगर फंक्शन लिख देंगे तो हम बताएंगे कि हम हाइंड ब्रेन की ही बात कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी का पॉस्चर या बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे कि अब मैं खड़े हो पा रही हूँ तो सीधी खड़ी हूँ, ऐसे गिर नहीं रही हूँ। अगर मैं बैठना चाहूँ तो मैं बैठ भी पाऊंगी, बैठते हुए ऐसे नहीं लेट जाऊंगी अगर इच्छा नहीं है तो। अगर बात करें हमारे पॉस्चर के अलावा ये हमारा क्या काम कर सकता है, हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि मैं बात करूं रेस्पिरेशन रिदम, रेस्पिरेशन ये कंट्रोल कर सकता है। हमारा जो हार्ट है वो हमसे पूछ करके बीट नहीं करता, वो अपने आप से बीट करता रहता है, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। तो वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता। ऐसे होता है कभी आपका हार्ट बोले ओ रुको रुको भैया मुझे तो बीट करना है, तुम अपना काम बाद में करना, ऐसे कभी नहीं होता। तो ये आपके जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको भी कंट्रोल करवा सकते हैं। अभी आपके गंदे गंदे काम, हाँ यार्निंग, आपका स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिट कर देना, वो सब यही कंट्रोल करता है। कितने सारे काम हैं इसके, है ना। तो हाइंड ब्रेन क्या करता है, आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस और बॉडी का पॉस्चर मेंटेन करता है, पॉस्चर मेंटेन करता है। उसके बाद हमने क्या बोला, ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री के अंडर ही हमने बता दिया रेस्पिरेशन एंड आपका हार्ट बीट को भी ये कंट्रोल करता है। तो ये थे काम किसके, हाइंड ब्रेन के। अब देखेंगे कि हाइंड ब्रेन में आखिर ऐसे कौन से पोर्शंस हैं जो इतने सारे काम करवा देते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन्हीं पोर्शंस को देखते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे ब्रेन के अंदर मौजूद ग्लैंड्स के बारे में। पहले जस्ट नाम याद करेंगे, फिर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते वक्त सभी ग्लैंड्स के फंक्शंस आपको याद करवा देंगे और ये चैप्टर आपके लिए इजी बन जाएगा। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है बच्चों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और ये चैनल दूर दूर तक फैला दो। सबसे पहले शुरू करते हैं फोर ब्रेन के साथ। ठीक है, फोर ब्रेन के साथ। अब जो फोर ब्रेन है इसके अंडर हमने पढ़ना है सेरेब्रम। क्या पढ़ना है, सेरेब्रम, विच इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। क्या है ये, आपका लार्जेस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का। ठीक है, इतनी बात तो पहले याद करो। अब देखते हैं कि ये सेरेब्रम आखिर क्या है। जितना पोर्शन आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये सारा, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। जितना कलर आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा क्या है, ये आपका सेरेब्रम है। ये क्या है, सेरेब्रम है। अब इस सेरेब्रम को ही हम फोर ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फोर ब्रेन की तो फोर ब्रेन में लार्जेस्ट पार्ट
सेरेब्रम हमने कवर करना है। अगर आप कंपेयर करो इसके साथ बाकी के ये पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट या फिर ये वाला, ये सारे इस पूरे के कंपैरिजन छोटे हैं। तो ये क्या है आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है वही जो फोर ब्रेन का फंक्शन था, मैंने बताया पर्सनालिटी को कंट्रोल करना, आप कितने इंटेलिजेंट होंगे इस बात को कंट्रोल करना, आपकी इंटेलिजेंस को मतलब कंट्रोल करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंट्रोल करना, वो सब किसके अंडर था? फोर ब्रेन के अंडर। तो सेरेब्रम के भी वही फंक्शन होंगे, ये बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं फोर ब्रेन के अंदर एक और पोर्शन जो आपने शायद सुना होगा, उसको हम बोलते हैं डाइनसेफ्लॉन। क्या बोलते हैं हम उसको? डाइनसेफ्लॉन। अब ये क्या है? डाइन जैसा नाम, कोई बात नहीं, इजीली याद करेंगे, भगा देंगे अब इस टाइम को। तो अभी पढ़ेंगे डाइनसेफ्लॉन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? डाइनसेफ्लॉन के बारे में। पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? फोर ब्रेन पढ़ चुके हैं। अब फोर ब्रेन के अंदर हमने क्या कवर किया है? सेरेब्रम विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और दूसरा हमने क्या कवर करना है? दूसरा हमने कवर करना है डाइनसेफ्लॉन, ठीक है, ये हम कवर करेंगे। अब यही जो डाइनसेफ्लॉन है, ये डाइन जो है, इसके अंदर क्या है? कुछ ग्लैंड्स हमने पढ़ने हैं। कौन से ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे? यहीं पर लिख लो। सबसे पहले पीछे की तरफ पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे हम। फिर हम उसके बाद इसके थोड़ा साइड्स पर, दोनों साइड्स पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये वाला, ये क्या है? डाइनसेफ्लॉन है। इसके पास ही आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा पीनियल ग्लैंड। फिर हम पढ़ेंगे इसमें थैलेमस ग्लैंड। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। लोकेशन अभी बताऊंगी, फंक्शन लेटर ऑन बताऊंगी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। उनकी लोकेशन देखते हैं। कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। तो देखो, जो ये पोर्शन है यहाँ पर, जो ये पीछे की तरफ आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? ये है पीनियल ग्लैंड। ये क्या है? पीनियल ग्लैंड। ये है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है? पीनियल ग्लैंड। अब यहाँ पर जो ये आपको ग्लैंड दिखाई देगा यहाँ पर, और एक उसके पीछे, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पास एक बॉक्स होगा ना, एक बॉक्स, तो उस बॉक्स के अगर इस साइड भी और इस साइड भी दो कुछ ऐसे ग्लोबुलर से स्ट्रक्चर पड़े हों, तो उनको हम क्या बोलेंगे? थैलेमस। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। अगर हम डाइनसेफ्लॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाएं, ये आपका डाइनसेफ्लॉन है, ये पीछे से हम उसको देख रहे हैं ऐसे, ये डाइनसेफ्लॉन है। इसके पीछे यूं जो स्ट्रक्चर पड़ा है, इसको मैं बोल रही हूँ क्या? पीनियल ग्लैंड। क्या बोल रही हूँ इसको मैं? पीनियल ग्लैंड। और इसके एक इस तरफ और ये इसके इस तरफ, अगर मैं आगे से देखूंगी ये हाइड हो जाएगा, और इधर से देखूंगी तो ये हाइड हो जाएगा, है ना। तो ये जो ग्लैंड्स बनाए हैं, ये कौन से हैं? ये हैं थैलेमस। ये क्या, कौन से ग्लैंड्स हैं? थैलेमस ग्लैंड। ये कौन से हैं? थैलेमस। अब इसके आगे की तरफ और थोड़ा नीचे की तरफ एक ग्लैंड मौजूद रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कलर चेंज करके बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अगर यहाँ पर हम ग्लैंड की बात करें तो ये कौन सा ग्लैंड है? ये है हाइपोथैलेमस। ये कौन सा है? हाइपोथैलेमस, ठीक है, याद रखिए। फिर इसके नीचे एक और ग्लैंड मौजूद है, जिसको हम यहाँ पर इसके बेस पर बनाएंगे। जो बेस पर जो ये ग्लैंड मौजूद है, इसको हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम इसको? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो स्ट्रक्चर के बाद अब आगे यहाँ पर लोकेशंस देख लो आप। ये था पीनियल ग्लैंड, ये थैलेमस, और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहीं पर कहीं होगा आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। इतना आपने याद करना है अभी के लिए। फंक्शनिंग इनकी लेटर ऑन याद रखेंगे, अभी के लिए इतना याद करो। पीनियल ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड है, और इसका भी जो मास्टर है वो कौन है? हाइपोथैलेमस। पीनियल ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड्स ऑफ
ऑल अदर ग्लैंड्स। और जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है, वो पीनियल ग्लैंड का मास्टर है। जो ये मिड ब्रेन है इसका क्या काम है, इसका काम है आपकी विजन को कंट्रोल करना, आपके जो आपने सुना है वो आपको सेंस करवाना, मतलब आपके विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये क्या करवाता है, विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेशन। ठीक है, इतनी बात याद रखो आप। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा पोर्शन है, हाइंड ब्रेन। कौन सा पोर्शन है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स हैं, चलिए देखते हैं। जो ये हाइंड ब्रेन है उसमें एक तो ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला, फिर ये वाला हिस्सा आएगा, इतना हमने याद रखना है। ठीक है, अब ये क्या क्या है, जो ये वाला हिस्सा है जिसमें आपको ऐसे एक ब्रांचिंग सी दिखाई दे रही है, ये, ठीक है, जो ब्रांचिंग सी दिखाई दे रही है ये है सेरेबेलम। सेरेबेलम, कंफ्यूज मत करिएगा, ये है सेरेबेलम, बड़ा पोर्शन था सेरेब्रम, ये कौन सा है, छोटा सा पोर्शन क्या है, सेरेबेलम। अब जो ये सेरेबेलम है इसका क्या काम है, बॉडी का पोस्चर कंट्रोल करना। ठीक है, पोस्चर कंट्रोल करना, आपका बैलेंस बनाए रखना कि कहीं आप गिर ना जाओ। ठीक है, तो उसके बाद जो ये पोर्शन है, ये इसको हम बोलते हैं पोन्स। क्या है ये, पोन्स, पोन्स या फिर पोन्स विरियोली। ठीक है, इसका काम क्या है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, रेस्पिरेशन के रेट को कंट्रोल करना, उसको फास्ट या फिर स्लो डाउन करना। ठीक है, तो ये पोन्स का काम है। अब यहां पर लिख ही देते हैं, भूल जाओगे आप, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर नीचे एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, अजीब सा नाम है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, अब ये तीनों चीजें, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पोन्स, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये तीनों बनाते हैं हाइंड ब्रेन। क्या बनाते हैं ये, हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो जितने फंक्शन बताए थे रिकॉल करो, क्या वो यहाँ पर कवर हो रहे हैं। मैंने बताया हाइंड ब्रेन आपका पोस्चर कंट्रोल करता है किसकी वजह से, क्योंकि इसके पास सेरेबेलम है। क्या है इसके पास, सेरेबेलम। अगर आपका पोस्चर कंट्रोल नहीं हुआ तो घंटियां बज जाएंगी। जैसे कार्टून्स में देखते हो ना, कोई कार्टून गिर गया और उसकी घंटियां सी बज जाती हैं, ऐसे स्टार से आ जाते हैं, तो ऐसे याद कर लेना। तो सेरेबेलम जो है वो क्या करता है, बेल बजने से रोकता है, पोस्चर को कंट्रोल कर लेता है। फिर उसके बाद जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है, अब उसका क्या काम है, उसका काम है सारे गंदे गंदे काम करवाना। जितनी आप उबासियां लेते हो, जितना आप छींकते हो, जितनी बार आप कफ करते हो, वो सब कुछ ये कंट्रोल करता है। कौन, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ये क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है, यहां पर लिख रही हूं, ये स्नीजिंग को कंट्रोल करता है, यार्निंग को कंट्रोल करता है, और आपकी कफिंग को कंट्रोल करता है, इवन वॉमिटिंग को भी कंट्रोल करेगा, और ये रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करेगा। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेशन को पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा मिलकर के कंट्रोल करते हैं कि रेस्पिरेशन रेट जो है अगर उसको बढ़ाने की ज़रूरत है तो ये सिग्नल आगे पोन्स में भेजेगा, और पोन्स जो है वो रेस्पिरेशन के रेट को थोड़ा फास्ट करवा देगा। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। बताया था ना, इतने सारे काम कंट्रोल करता है। कैसे काम कर लेता है ये सब, क्योंकि हाइंड ब्रेन के पास क्या क्या है भाई बच्चों, हाइंड ब्रेन के पास ये छोटा सा पोर्शन सेरेबेलम है, फिर उसके बाद ये आगे की तरफ मेडुला ऑब्लोंगाटा है, उसके ऊपर की तरफ पोन्स विरियोली है जो इतने सारे काम इसको करने में हेल्प कर रहा है। अब एक बात और याद रखेंगे, जो ये सेरेबेलम है क्योंकि इसमें ब्रांचिंग जैसी है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ भी बोल देते हैं। ट्री जैसी अपीयरेंस बन जाती है ना यहाँ पर ब्रांचिंग होने की वजह से, जैसे ट्री ऐसे होता है ना आपका,
ऐसे बनाते हो ड्राइंग में आप, तो ऐसे ही यहाँ पर भी तो ब्रांचिंग जैसे दिखाई दे रही है, तो इसको ट्री ऑफ लाइफ भी कंसिडर किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन की लोब्स, और उससे पहले एक क्वेश्चन है, ब्रेन स्टेम क्या होती है? ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि बताओ ब्रेन स्टेम क्या है। अब वो कैसे बताएं? आपने ब्रेन स्टेम को कैसे याद करना है? एमपीएम से। कैसे याद करोगे? एमपीएम से। देखो ब्रेन स्टेम क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ब्रेन स्टेम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि ब्रेन स्टेम जो है वो आपका मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है। ठीक है, तो एमपीएम याद करना है आपने। एम से आप याद रखोगे मिड ब्रेन, पी से याद करोगे पोन्स, एंड एम से याद करोगे मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। क्या याद रखोगे आप? मेड्यूला या फिर मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। अब तीनों ये चीजें मिलकर के, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो इतना याद करना ही करना है, बहुत इजी है। एमपीएम से याद करो तो ब्रेन स्टेम बन जाएगा। तो अब आगे देखते हैं कि भाई जो ब्रेन है उसकी कौन कौन सी लोब्स हैं। ब्रेन की हमने 4 लोब्स पढ़नी होती हैं। फ्रंट वाली फ्रंटल लोब, फिर उसके पीछे यहाँ पर पैराइटल लोब, फिर यहाँ पर साइड पर कभी कभी आपको ऐसे थप्पड़ पड़ता है अगर जोर से आवाज आती है ना, तो वो एरिया टेम्पोरल लोब। क्या है वो? टेम्पोरल लोब। फिर यहाँ पर जो ये एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल लोब। तो हमारे पास कितनी लोब्स हैं? टोटल 4 लोब्स हैं। कौन कौन सी हैं? फ्रंटल, यहाँ पर 2 पैराइटल, फिर यहाँ पर टेम्पोरल, फिर पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, तो ये याद करेंगे हम। चलो लिखते हैं फिर इनको भी हम वन बाय वन। कितनी लोब्स हैं हमारे पास? लोब्स में हमारे पास आगे की तरफ फ्रंटल लोब, फिर हमारे पास है पैराइटल लोब, फिर हमारे पास है टेम्पोरल लोब, फिर हमारे पास है ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, ये 4 लोब्स हमारे पास हैं। इनका अलग अलग फंक्शन है। अब ये लोब्स क्या हैं भाई, ये नहीं समझ में आ रहा। आपका क्रैनियम है ना, जो उसके जो पार्ट्स हैं जिनमें आपका ब्रेन, ऐसे इमेजिन करो ये क्रैनियम है, उसके अंदर आपका ये ब्रेन ऐसे फिट हो गया। अब जो ये आगे का पोर्शन है इसको कुछ और बोलेंगे, जो ये थोड़ा ऊपर का यहाँ का पोर्शन है उसको कुछ और बोलेंगे, साइड से जो ये पोर्शन है इधर और इधर इसको कुछ और बोलेंगे, जो इधर पीछे की तरफ बचेगा उसको कुछ और बोलेंगे। ऐसे जो आगे की तरफ आया उसको फ्रंटल, ऐसे जो आगे की तरफ आया उसको फ्रंटल, जो ऊपर आ गया पैराइटल, जो पीछे आ गया ऑक्सीपिटल, जो साइड्स पर है उसको क्या बोलते हैं? टेम्पोरल। अब जो पोर्शन जिधर भी ब्रेन के साथ कनेक्टेड होगा, अगर जो पोर्शन फ्रंटल लोब जो है वो 4 ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहता है, तो जो फंक्शन 4 ब्रेन के होंगे वही फ्रंटल लोब के होंगे। जो एरिया टेम्पोरल लोब के साथ कनेक्टेड होगा वो ऑडिटरी सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो ऑक्सीपिटल होगा वो आपके विजुअल सेंसेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। फिर जो आपका पैराइटल होगा वो आपको वर्ड्स को सेंस करने में हेल्प करेगा, किसी चीज़ का टच जो है उसको सेंस करने में आपकी हेल्प करेगा, पेन को फील करने में आपकी हेल्प करेगा। पी से पैराइटल याद कर लेना, पी से पेन याद कर लेना है ना। तो फिर यहाँ पर इसके तो आप फंक्शन नोट ही कर लो। इसका फंक्शन है आपका लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना, वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, पेन को फील करवाना, टच को फील करवाना। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने क्या बताया? बस इतना ही बताया था, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद अगर बात करें, 1 मिनट कलर चेंज करते हैं यहाँ पर। अगर बात करें फ्रंटल लोब की, इसका क्या काम है? इसका काम है कि ये आपकी पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, थिंकिंग को कंट्रोल करेगा, ठीक है, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करेगा। जो सारे काम 4 ब्रेन के थे वो सारे ये करवाएगा।
याद रखिएगा, सेरेब्रम जो है वो आपका मेन थिंकिंग पार्ट है, ये बताना भूल गई थी मैं। सेरेब्रम आपके ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है, बड़ा प्लेयर तो यही है, याद रखना आप। तो फिर उसके बाद टेम्पोरल लोब। अब साइंटिफिकली गालियां खाने की आदत डालो, पहले बोलते हैं ना कान के नीचे एक लगेगा, अब बोलेंगे टेम्पोरल लोब के नीचे एक लगेगा आपको, तो ये क्या है जिसके थ्रू आप सुनते हो, ठीक है। तो फिर ये ऑडिटरी सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और जो ऑक्सीपिटल है, ऑक्सीपिटल ऑकुलर बाइनोकुलर होता है ना आपका, बाइनोकुलर जिसके थ्रू आप देखते हो दूर की चीज़ों को, तो वहाँ से याद कर लेना ऑक्सीपिटल, देखने वाली चीज़ कुछ, तो जो आप देखते हो उसका इमेज जिधर बनता है, ठीक है, ये वो एरिया है, ठीक है। तो ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने क्या देखा है वो आपको ये इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ जी, तो चलिए अब बढ़ेंगे आगे। देखो इतना हमने कवर कर लिया है कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं। अभी बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। जो मेडुला से नीचे की तरफ आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला, यहाँ से देखो आपके ब्रेन में क्या होता है ना, ये जो ब्रेन है वो एक स्कल में बंद रहता है, और स्कल के अंदर ऐसे यहाँ पर एक होल होता है। उस होल में से जब मेडुला ऑब्लोंगाटा, अज्यूम करो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है, अब ये होल है, तो यहाँ से जब ये बाहर दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ से देखो, अब यहाँ से ये ऐसे दिखेगा नीचे की तरफ, जो ये नीचे आ गया, अब जो ये अराइजिंग पोर्शन है इधर से, इस जिसको हम होल बोल रहे हैं, इस होल को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फोरामेन मैग्नम। ये क्या है होल, फोरामेन मैग्नम। इसमें से मेडुला जब बाहर आता है ये क्या बनता है, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। अब इसी स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम देखें कि ये कहाँ तक जाती है, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये वर्टेब्रल कॉलम में एनक्लोज्ड रहती है, तभी इसका जिक्र थोड़ा कम मिलता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड कैसी दिखती है जरा देखें, ये देखो। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो हमारे पास, ये तो हमारा ब्रेन है ना, अब ये ब्रेन जो है वो हमारा किसमें, ऐसे एक स्कल में एनक्लोज्ड है, और यहाँ पर क्या है, एक होल है। इस होल में से यहाँ से जो एरिया बाहर आ रहा है, जो पोर्शन हमें बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसी को क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ये स्पाइनल कॉर्ड है ना बच्चों, अब इसी स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड आप क्या देखते हो, इसी के अराउंड आप ऐसे स्ट्रक्चर देखते हो, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे जो ये आप स्ट्रक्चर देखते हो, ये क्या होता है आपका वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। अब जो ये वर्टेब्रल कॉलम है ना, अब यही वर्टेब्रल कॉलम जो है, ये बोनी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये था पूरा क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यही जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमें हेल्प करती है रिफ्लेक्स एक्शंस में, रिफ्लेक्स एक्शंस परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करती है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब अगर आप किसी डेंजरस सिचुएशन में हो, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारा हाथ ऐसे गर्म चीज़ के साथ एकदम से टच हो जाता है, एक्सीडेंटली हो गया, एकदम से पीछे भी हो जाता है। अब उसको सोचने में टाइम नहीं लगता, वो एकदम से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो जाता है। तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से होता है। वो सिग्नल आपके ब्रेन में नहीं जाता, अगर ब्रेन में चला गया फिर तो सोचने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तब तक हाथ जो है वो जल करके मजा ही आ जाएगा। तो वैसा नहीं कर सकते, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, जल्दी से एक्शन लेने के लिए स्पाइनल कॉर्ड में ही सिग्नल जाता है, और वहां से इंटरप्रेट किया जाता है कि ये क्या, कैसी सिचुएशन है, फिर दोबारा से एक सिग्नल वापस आता है और आप अपना हाथ पीछे की तरफ कर लेते हो। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन कौन करवाता है, स्पाइनल कॉर्ड करवाता है। इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में।
नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने पहले ही बताया था आपको कि क्या मौजूद रहते हैं, नर्व्स मौजूद रहती हैं। यही जो नर्व्स हैं वो आपकी बॉडी में से सिग्नल्स को आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ला करके देती हैं। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो इंटरप्रेट किया है, जो सिग्नल्स उसने बैक किए हैं, सेंड बैक किए हैं, मतलब मोटर सिग्नल्स जो हैं, उनको वापस बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने में भी आपकी हेल्प करती हैं। तो इसके अंदर आपने दो नाम ही याद रखने हैं, एक क्रैनियम से अराइज होने वाली आपकी क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड में से अराइज होने वाली स्पाइनल नर्व्स। तो ये नर्व्स मिलकर के क्या बनाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इतना ही याद करना है। इसके साथ हमने नर्वस सिस्टम जो है वो कवर कर लिया है। अब इसके हम सेल्स पढ़ेंगे। ब्रेन के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं वो पढ़ेंगे, उनका क्या फंक्शन है वो भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अब बात करेंगे ब्रेन के सेल्स के बारे में। तो ब्रेन के सेल्स जो हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, या फिर हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स। बच्चों कतई गलती मत कर देना, नेफ्रॉन मत कह देना। नेफ्रॉन तो आपके किडनीज के सेल्स होते हैं, ब्रेन में कौन रहता है, न्यूरॉन। यहां पर गलती मत कर देना, ठीक है। बड़ी बेइज्जती वाली बात है ये, अगर नेफ्रॉन की जगह तुम न्यूरॉन कर दोगे और न्यूरॉन की जगह पर तुम नेफ्रॉन कर दोगे, ऐसे नहीं चलेगा। तो ब्रेन में कौन से हैं, न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ब्रेन के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। ऐसे तो बहुत है बट आपके सिलेबस में जो है वही करेंगे, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, ठीक है। ये बात ही याद रखेंगे, नर्व सेल्स। अब ये जो नर्व सेल्स हैं बच्चों, इनका साइज पता है कितना बड़ा हो सकता है, आपके ब्रेन में से शुरू होकर के आपकी पूरी बॉडी जितना, और इवन इतना भी हो सकता है कि ब्रेन में से शुरू होकर के आपके पाँव तक जाकर के फिर से वापस ऊपर की तरफ आ जाए, इतना बड़ा सेल, ठीक है। तो ये छोटे छोटे भी हो सकते हैं कि ऐसे जैसे एक टूटी हुई तार होती है ना, हम उसको जोड़ जोड़ के बड़ी सी तार बना देते हैं, तो वैसे ही होते हैं। अब मैंने यहाँ पर तार या फिर वायर की बात क्यों करी, वायर मैंने इसको इसलिए बोला क्योंकि इनमें भी करंट मूव करता है। ऐसे मत समझो करंट तुमने ही बनाया था। अब वो बात कम है कि करंट थोड़ा हम ऐसे एक दूसरे को नहीं दे सकते, अगर ऐसे दे सकते हो तो तुम लोग तो मार ही देते एक दूसरे को, ऐसे नहीं करना। तो जो न्यूरॉन है उसके पास क्या होता है, उसके पास सिग्नल्स होते हैं, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, और कुछ सिग्नल्स केमिकल की फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं। न्यूरॉन जो है इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसकी कोई सेल बॉडी होगी, उस सेल बॉडी के ऊपर कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर होंगे जिनको हम डेंड्राइट्स बोलेंगे। फिर उन्हीं में से कोई एक डेंड्राइट कुछ बड़ी हो जाएगी जिसको हम बोल देंगे एक्सॉन। फिर वो एक्सॉन जो है आगे ब्रांच जो हो जाएगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, एक्सॉनल एंडिंग्स, एक्सॉनल एंडिंग्स, ठीक है। तो भाई इतना हमने याद रखना है। तो इन्हीं को वन बाय वन पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट आने वाला है, जल्दी से पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर ध्यान से टॉपिक को सुनो, फिर आंसर को दिमाग में बिठा लो और पेपर के लिए तैयार कर लो। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन जो अभी बताने वाली हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिख रही हूँ। क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सप्लेन नर्व इम्पल्स कंडक्शन। ऐसे बोल देंगे कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन को क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो ये आपने कैसे एक्सप्लेन करना है देखना है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन होगा आपके लिए कि बताओ, चलो बाद में बताओगे, पहले यही करेंगे, ठीक है। तो इतना जो कवर करना है इसके लिए हमें एक डायग्राम कवर करनी पड़ेगी। देखते हैं वो डायग्राम क्या है। अब देखो ये क्या है, ये है यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है, ये है सेल बॉडी। ये क्या है, ये है सेल बॉडी, ठीक है। ये है सेल बॉडी, लिख नहीं रखा है, लिख रही हूँ, सेल बॉडी। अब इसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें ब्रांचिंग आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है डेंड्राइट्स। ओ अच्छा लिख रखा है डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स के बाद जो ये
आगे की तरफ ये स्ट्रक्चर मूव कर रहा है। अगर आप इसको एक मिनट के लिए हटा दो, जो ये येलो से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर आप ना देखो, इनके बिना अगर आप इसमें ये ब्लू स्ट्रक्चर देखो, ऐसे जो ब्लू लाइन जा रही है ना ऐसे, ये क्या है, ये है कि क्या हुआ, इनमें से जो ये डेंड्राइट्स हैं, इनमें से एक डेंड्राइट का साइज बहुत बड़ा हो गया, एक डेंड्राइट का साइज बहुत बड़ा हो गया, और उस डेंड्राइट को हमने क्या बोल दिया, एक्सॉन। क्या बोल दिया उसको हमने, एक्सॉन। ठीक है, उसको हमने क्या बोला, एक्सॉन। उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोल दिया एक्सॉन। अब इस एक्सॉन के ऊपर एक लेयर रहती है, उसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ किसकी बनती है, ये कुछ स्पेशल सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, श्वान सेल्स, उनसे बनती है। जैसे इमेजिन करो, ये क्या है, ये एक एक्सॉन है जिसके ऊपर अगर मैं ऐसे कोई सेल रैप कर दूं, तो मैं वैसे अज्यूम करवाना चाहती हूँ आपको, ये क्या है, एक्सॉन, जिसके ऊपर ये एक सेल है जो इसको ऐसे पकड़ के रखता है, इसको हम बोलते हैं श्वान सेल, और इसके ऊपर ये फिर एक आगे और सेल है। इनमें जो ये गैप है ना, ये गैप, इस गैप में जो ये नोड्स बन रही हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पर नोड और यहाँ पर नोड, जो ये नोड बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवायर। ये देखो यहाँ पर नोड बन रही है ना, और यहाँ पर भी है, तो इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर। और ये सेल्स कौन से हैं, श्वान सेल्स, और ये कौन सी शीट बना देते हैं, माइलिन शीट बना देते हैं। अब ये माइलिन शीट का क्या काम है, इसको भी समझेंगे। पहले अब देखते हैं कि जो ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर एक्सॉन अभी हमने पढ़ा, अब ये आगे चलकर फिर से ऐसे ब्रांचेस की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब जो ये ब्रांचेस हैं, ये क्या है, ये इसके इसी मतलब न्यूरॉन के टर्मिनल एंड्स हैं। ये क्या है, एक्सोनल टर्मिनल्स या फिर एक्सोनल एंडिंग्स या फिर टर्मिनल एंड्स हैं, मतलब ये इस न्यूरॉन के एंड्स हैं जो आगे चल करके किसी मसल्स के साथ अटैच होंगे, मतलब वहां पर एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना देंगे, या फिर आगे किसी और न्यूरॉन के साथ ही कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, तो ऐसा आपने याद रखना है। अब देखो होता क्या है, अब जो ये डेंड्राइट्स होती हैं, यहाँ से सिग्नल इस सेल के अंदर जाता है, इस सेल का भी न्यूक्लियस होता है, ये बात भी याद रखेंगे। अब जो डेंड्राइट्स हैं उनमें से सिग्नल आपके जो सेल बॉडी है उसके पास जाता है, फिर वो ट्रैवल करता है एक्सॉन में से, फिर वो एट द एंड एक्सोनल टर्मिनल्स में पहुंच जाता है। जितना सिग्नल आपके न्यूरॉन के अंदर था, उस सिग्नल को हम बोलते हैं कि वो क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। वो क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो न्यूरॉन के अंदर अंदर होगा, बट जैसे ही वो न्यूरॉन से बाहर आएगा वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। अब अगर हमारे पास ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, अब ये आगे ऐसे एक एक्सॉन बना रहा है, और ये इसकी क्या है, टर्मिनल एंडिंग्स हैं। ये क्या है, इसकी टर्मिनल एंडिंग्स हैं। और फर्दर हमारे पास ये क्या है, इसकी डेंड्राइट्स है। ये क्या है, डेंड्राइट्स है। ठीक है, ये डेंड्राइट्स बना देते हैं, सुंदर सा बना देते हैं थोड़ा इसको। ठीक है, ये एक हमारा क्या है, न्यूरॉन है। अब इसके ऊपर मैंने माइलिन शीट नहीं बनाई है। जरूरी नहीं है कि हर न्यूरॉन के पास माइलिन शीट होगी। अगर माइलिन शीट है उसका मतलब क्या है कि उस न्यूरॉन में से करंट के, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट के लीकेज के चांसेस कम है, और वहां पर सिग्नल फास्ट मूव होगा। अगर यहाँ पर जो एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट नहीं है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो स्लो मूव करेगा। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से एक न्यूरॉन में से सिग्नल आगे नेक्स्ट न्यूरॉन में भेजते हैं। अब अगर ये हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन है इधर, इसको हम पूरा नहीं बनाएंगे, बस ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा पहला न्यूरॉन है और ये हमारा दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस न्यूरॉन में से हमारा
इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेंड्राइट में से होता हुआ, एक्सॉन में से होता हुआ इस वेसिकल में पहुंच जाता है और फिर यहाँ पर गैप में जाएगा जब ये, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होगा, यहाँ पर ये एक केमिकल की फॉर्म में होगा। यहाँ पर आकर के ये क्या बन जाएगा, केमिकल सिग्नल बन जाएगा। यहाँ पर क्या था, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये है एक केमिकल सिग्नल, ठीक है। फिर ये केमिकल सिग्नल को यहाँ पर ये डेंड्राइट्स फिर से नेक्स्ट न्यूरॉन की रिसीव कर लेंगी और फिर ये इधर क्या बन जाएगा, फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाएगा। इतना पहले आप याद करो, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक जूम करके स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ से इलेक्ट्रिकल जो है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हम देखेंगे अभी। पूरा न्यूरॉन नहीं बनाएंगे, बस टर्मिनल एंड को बना देंगे और इधर से डेंड्राइट को बना लेंगे, ठीक है। तो अब हमें पता चलेगा कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन कैसे होती है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है कि वाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल turns or reverse back from dendritic end to axonal terminal। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि एक बार जब सिग्नल इस न्यूरॉन में से इस न्यूरॉन में चला जाता है, तो जब यहाँ पर केमिकल बन गया था तो ये केमिकल सिग्नल फिर आगे चल करके इलेक्ट्रिकल बन गया। अब ये इलेक्ट्रिकल यहाँ से वापस इधर क्यों नहीं जाता, क्यों ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोबारा डेंड्राइट में से केमिकल सिग्नल क्यों नहीं बनता, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका आंसर मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, स्क्रीनशॉट करो जरा जल्दी से जी। चलो फिर आगे पढ़ते हैं। अभी देखो, अब मैंने बोला कि ये मेरा क्या है, एक न्यूरॉन का न्यूरल एंड या फिर क्या है, टर्मिनल एंड है। मैं इसको क्या बोल रही हूँ, ये क्या है, टर्मिनल एंड है। ऐसे ही आपने भी डायग्राम के साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर करना है जो मैंने अभी बताया। अगर आपने नर्व इम्पल्स कंडक्शन एक्सप्लेन करनी है तब भी आपने यही डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो टर्मिनल एंड ये है आपका ऑफ वन न्यूरॉन, लिख देना, कंफ्यूज कर देते हो फिर आप। एक न्यूरॉन का ये क्या है, टर्मिनल एंड है। अब इस टर्मिनल एंड में कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट रहती हैं, कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट रहती हैं। अब इन्हीं वेसिकल्स के अंदर मौजूद रहता है एक केमिकल, ठीक है, एक केमिकल मौजूद रहता है जिस केमिकल को आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ये केमिकल सिग्नल भेजने वाला एक केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, आपने याद रखना है न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्या होता है, अब न्यूरॉन में मैंने बताया कि आपके पास क्या रहता है, सिग्नल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो पीछे से तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा ना, वो इसको हिट करेगा। ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब इसको हिट करेगा तो ये जो वेसिकल है यहाँ से आगे एक्सोनल जो आपका टर्मिनल है, एक्सोनल टर्मिनल, उसकी वॉल के साथ ऐसे स्ट्राइक कर जाएगा। वेट अ सेकेंड, कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, यस, ये यहाँ पर जाकर के इसके साथ स्ट्राइक कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से जो आपका केमिकल है, क्योंकि यहाँ से वॉल भी रप्चर हो जाएगी, केमिकल जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर केमिकल जो है वो बाहर आ जाएगा। इतना हमने देख लिया।
अब यहाँ आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास एक और न्यूरॉन मौजूद है। अब उसकी एक्सोनल टर्मिनल की तरफ डेंड्राइट है, ये बात याद रखना है। ऐसे नहीं करना कि आप एक्सोनल एंड वाली साइड को एक्सोनल एंड के साथ कनेक्ट करवा दो। एक्सोनल एंड वाली साइड दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट के साथ ही अटैच होगी, ऐसे बताना है। अटैच नहीं होगी, उसके पास होगी। अब जो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा जब इधर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो वेसिकल के साथ स्ट्राइक होगा, उसकी वजह से ये वेसिकल जो है वो एक्सोनल एंड की वॉल के साथ टकराएगी और वॉल यहाँ से रप्चर हो जाएगी और उसकी वजह से यहाँ से केमिकल जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा और फिर वो एक गैप में रिलीज हो जाएगा जो किसके बीच में है, नेक्स्ट न्यूरॉन की जो ये मैं डेंड्राइट बना रही हूँ उसके बीच में है। मतलब नेक्स्ट न्यूरॉन की ये क्या है, डेंड्राइट, ठीक है। डेंड्राइट और जो ये एक्सोनल एंड है, जो इसके बीच में जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से जो केमिकल रिलीज होगा, तो हम अब इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जब सिग्नल यहाँ पर वेसिकल में स्ट्राइक करेगा तो वेसिकल में से जो केमिकल इस गैप में रिलीज हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो केमिकल में कन्वर्ट हो गया। जबकि वो कन्वर्ट नहीं हुआ, हुआ क्या है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने क्या कर दिया, वेसिकल को आगे मूव करवा दिया, जिसकी वजह से उसमें से केमिकल गैप में रिलीज हो गया या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गया, जिसको आगे नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट के ऊपर मौजूद स्पेशल इन रिसेप्टर्स ने रिसीव कर लिया। ये भी क्या है, रिसेप्टर्स। ऐसे तो बहुत सारे केमिकल्स यहाँ पर घूम रहे होंगे, तो कोई भी न्यूरॉन के अंदर जा सकता है। तो स्पेशल तरह के ही चैनल्स होंगे जो स्पेशल केमिकल्स को अलाउ करेंगे, तो वो क्या है, रिसेप्टर्स हैं। और रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इन केमिकल्स को आगे अंदर इनमें जाने में हेल्प करते हैं, अलाउ करते हैं। फिर ये आगे चल करके आगे फिर से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ऐसे न्यूरॉन्स के बीच में क्या होती है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन होती है। तो आपने बताना है कि कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल वेसिकल के साथ स्ट्राइक होता है, फिर वेसिकल जो है वो वॉल के साथ स्ट्राइक करके वॉल को रप्चर कर देती है, वहां से फिर रिलीज होता है केमिकल, फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट के रिसेप्टर्स रिसीव कर लेते हैं। ये बात याद रखना और ऐसे ही आपने लिखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये जो मैंने नेक्स्ट पूछा था कि बताओ कि सिग्नल जो है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो ऐसे पीछे की तरफ क्यों नहीं मूव करता। वो इसलिए मूव नहीं करता क्योंकि जो डेंड्राइट है उसमें कोई वेसिकल्स मौजूद नहीं होती जिनको वो केमिकल में कन्वर्ट कर सके। यहाँ पर कोई वेसिकल मौजूद ना होने की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल वेसिकल के साथ स्ट्राइक नहीं करेगा और वेसिकल में से केमिकल रिलीज नहीं होगा, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जो नर्व पल्स कंडक्शन है वो नहीं होगी। ऐसा आपने याद रखना है, तो ऐसा आपने आंसर भी लिख देना है। तो इसके साथ हमने देख लिया है कि कैसे नर्व्स तो इसके साथ हमने देखा है कि कैसे नर्व इम्पल्स कंडक्शन होती है या कैसे सिग्नल्स जो है वो न्यूरॉन या फिर साइनेप्स के अंदर मूव करते हैं। तो अब इन्हीं सिग्नल्स के थ्रू कैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो देखेंगे, फिर उसके बाद रिफ्लेक्स आर्क। यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। एंडोक्राइन सिस्टम हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं किसके साथ, यहीं से जो हमने पढ़ा है सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है उसके साथ रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है कि जब भी कभी आपका हाथ किसी गर्म चीज से टच हो जाए, एकदम से आप हाथ पीछे करते हो, ज्यादा ही ठंडी चीज को आप टच कर लो या उसके कांटेक्ट में आ जाओ, एकदम से आप हाथ पीछे करते हो या पूरी बॉडी को पीछे करते हो। तो ऐसे ही अगर आप किसी शार्प पॉइंटेड एज को टच कर लो तो भी आप हाथ पीछे करते हो। तो ऐसे जब ये एकदम से इंस्टेंटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जो आप एक्शंस ले रहे हो, इन्हीं को आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्स एक्शंस। ऐसे अगर ऐसे भी कर दें तो जो अगर आपकी आंखें ऐसे करेंगी ना एकदम से तो बंद होंगी, तो वो भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है।
टीचर जब ऐसे मारने के लिए हाथ आगे करता है, वैसे तो अलाउड नहीं है, तो भी क्या करते हैं हम लोग, एकदम पीछे हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो भी आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन है। अब रिफ्लेक्स एक्शन का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर साइट करने की कोशिश करी है। इसमें क्या है कि जो हमारे पास स्टिमुलस है, मतलब सिग्नल है जो हमारे लिए जो हमने सेंस करा है, वो क्या है, यहाँ पर हीट है। स्टिमुलस का मतलब सिग्नल, वो कुछ भी हो सकता है, वो हीट भी हो सकता है, वो कोई शार्प ऑब्जेक्ट का कोई आपको सेंसेशन की वजह से हो सकता है, या फिर कोल्ड या कोल्डनेस आपने जितनी फील करी वो भी क्या होगा, सिग्नल होगा। तो सिग्नल को इमेजिन करिए, यहाँ से आपने आपके फिंगर से आपने फील किया, जैसे ही फील किया तो यहाँ पर जो न्यूरॉन की न्यूरल एंडिंग थी, उन्होंने सिग्नल भेज दिया कहाँ पर, आपके स्पाइनल कॉर्ड में। मैंने पहले ही बताया था कि ब्रेन में नहीं भेजेंगे, क्योंकि ब्रेन जो है वो सोचने में ज़्यादा टाइम लगा सकता है, तो ये एक्शन हमने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स करवाना होता है। तो हम ये जो सिग्नल है, जो सेंसरी सिग्नल है, जो सेंस किया है, वो सिग्नल को हम स्पाइनल कॉर्ड में भेजेंगे, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड में आगे फिर एक और न्यूरॉन मौजूद है जो छोटा सा ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। ये आगे एक और न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मोटर न्यूरॉन। जो ये सिग्नल लेकर के जा रहा है उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। जो सिग्नल को वापस इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर के आता है उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं उसको हम, मोटर न्यूरॉन। अब जो ये सेंसरी न्यूरॉन है, जब ये सिग्नल लेकर के आएगा तो ये स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर मौजूद एक और न्यूरॉन को सिग्नल देगा, जो आगे सिग्नल किसको भेज देगा, मोटर न्यूरॉन को भेज देगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, एक्शन क्या लेना है उसके लिए फिर एक इम्पल्स जनरेट होगी। जो इम्पल्स वापस आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर इम्पल्स। क्या बोलते हैं उसको हम, मोटर इम्पल्स। अब यहाँ से जो इम्पल्स गई थी वो क्या थी, सेंसरी इम्पल्स। यहाँ से कौन सी इम्पल्स गई थी, सेंसरी इम्पल्स, याद रखना है, सेंसरी इम्पल्स। अब यहाँ से जो इंटरप्रिटेशन के बाद कि आपको ये आपके लिए सही नहीं है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये आपको डैमेज कर सकता है या हार्म कर सकता है, तो आपने क्या करना है, अपना हाथ पीछे करना है। तो जो पीछे करने के लिए सिग्नल आएगा उसको क्या बोलते हैं, मोटर इम्पल्स। क्या बोलते हैं, मोटर सिग्नल या फिर मोटर इम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ से जो मोटर इम्पल्स आएगा वेंट्रल रूट से, तो फिर वो आपके कहाँ तक जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन, जिसने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया था। जैसे ही ये सिग्नल आएगा, मसल जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और हाथ जो है आपका वो पीछे की तरफ हो जाएगा। और जो ही आपने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से मूवमेंट किया है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, वो एक पाथवे है, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या है कि कितना पाथवे, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन, जो ये पाथवे सिग्नल ने फॉलो किया है, सिग्नल ने जितना ये पाथवे फॉलो किया है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो ये था रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है और जितने भी कंटेंट्स हमने कवर करने थे वो कर लिए हैं। बचा है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो बच्चों इस लेक्चर के रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे और उनके आंसर्स जो हैं वो आपको पीडीएफ बना करके हमारे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।